हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए पीवाईक्यू सीरीज को करने वाले हैं और ये हमारा पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 में हुआ था उसके ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न को कर रहे हैं और ये हमारा इस आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? नई स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल एन, कंट्रोल के, कंट्रोल डी या कंट्रोल एम। तो इसका आंसर होगा आपके पास डी, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो है पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट है। अगर कंट्रोल एन की बात करें हम तो ये आपका जो है एक नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है, नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है, नया पीपीटी बनाता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस के क्या होता है? तो ये आपका हाइपरलिंक ऐड करता है। क्या करता है? हाइपरलिंक ऐड करता है। और कंट्रोल डी क्या होता है? जो भी फाइल हम जो भी स्लाइड हम सिलेक्ट किए हैं उस स्लाइड का ये डुप्लीकेट बनाता है, यानी उसको कॉपी करता है कंट्रोल डी। नेक्स्ट है आपके पास एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ इंडेंशन हटाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई या कंट्रोल एम। ठीक है, ये आपका जो देख रहे हैं आप कि ये स्पेस लेटर के बाद यहाँ आपका स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंट बोलते हैं। इंटेंट क्या होता है? तो पैराग्राफ जो लिखे हैं हम, तो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच के स्पेस को बढ़ाना और घटाना ही इंडेंट कहलाता है। ये पैराग्राफ जो है इसका, तो इसका लेफ्ट और ये जो राइट है इसके बीच का जो ये स्पेस है, स्पेस दिख रहा है आपको? इस स्पेस को बढ़ाना और घटाना ही इंडेंट कहलाता है। तो इंडेंटेशन को हटाने का इसमें से शॉर्टकट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका शॉर्टकट है आपके पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम है, जो कि आपका इंडेंटेशन हटाने का काम करता है। और ये कौन सा हटाता है? तो लेफ्ट वाला। कौन सा? जो लेफ्ट में इधर हमारा इंटेंशन बड़ा है उसको ये हटाता है। ठीक है यार? अच्छा, कंट्रोल एम क्या करता है? कंट्रोल एम जो होता है ये आपके बढ़ाने का काम करता है, इंटेंशन बढ़ाने का काम करता है आपका कंट्रोल एम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लिनक्स ग्नोम GNOME डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में Alt प्लस F2 का क्या कार्य है? ठीक है, इसका क्या कार्य है? वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करना, रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना, वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करना या पूर्ण स्क्रीन और विंडो मोड के बीच टॉगल करना। तो Alt प्लस F2 का लिनक्स में जो काम है वो आपका है क्या? रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करना, यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा, जीनोम लाइनेक्स क्या होता है? अच्छा, तो लाइनेक्स का जो आपका फॉर्मूला होता है, जीनोम लाइनेक्स का फुल फॉर्म, फॉर्मूला नहीं, ये होता है आपका GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। ठीक है, ग्नोम का फुल फॉर्म क्या होता है? GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। अच्छा, ये है क्या? तो ये आपका देखिए, ये जो है वो लाइनेक्स का ग्नोम है। ठीक है, ये आपका इंटरफेस है, जैसा हमारा डेस्कटॉप में होता है वैसा। तो ये जो जीनोम लाइनेक्स है ये लाइनेक्स का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है फ्री में और जिससे आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जीनोम क्या करता है? ये ह्यूमन को, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ग्राफिकल मतलब जैसे ये आइकन्स सब दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके लिए आपको कमांड नहीं लिखना पड़ता है, जो आइकन दिखता है उसको हम बोलते हैं
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर लाइनेक्स जीनोम ना यूज करके अगर आपको लाइनेक्स यूज करिएगा तो आपको ये ग्राफिकल नहीं दिखेगा, उसमें आपको कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसा हम अपना पीसी में जो हम क्या बोलते हैं उसको, विंडोज पीसी है, जिस टाइप का इंटरफेस होता है वही इंटरफेस जो आपका होता है लाइनेक्स ग्नोम जो आपका आता है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से भौतिक वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करती है, जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ग्राफिकल वातावरण में नेविगेशन और ऑब्जेक्ट हेरफेर जैसे कार्यों के लिए इंटरप्रेट किया जा सकता है। माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर या कीबोर्ड। बोलता है ऑब्जेक्ट को हेरफेर करने के लिए, तो सबसे सटीक कौन सा है इसमें? माउस। ठीक है, सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए, माउस। नेक्स्ट है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइडों को रीऑर्गेनाइज करने और संपूर्ण प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर का अवलोकन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यू सर्वाधिक उपयुक्त है? स्लाइड को रीऑर्गेनाइज करने के लिए स्लाइड शो व्यू, नॉर्मल व्यू, रीडिंग व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन डी। स्लाइड शो व्यू में हम लोग पावर पॉइंट का स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल व्यू जो होता है इसमें हम एडिटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, और रीडिंग व्यू जो है नाम से क्लियर है, इसको हम स्लाइड को रीड करने के लिए यूज करते हैं। ये आपका जो व्यू देख रहे हैं ये आपका है स्लाइड शॉर्टर व्यू, जिसमें स्लाइड जो आपके हैं वो थंबनेल के रूप में दिखाई देते हैं। और ये कहां से मिलता है? तो ये आपका जो व्यू टैब है, व्यू टैब के अंतर्गत आपको यहां दिखेगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसी में आपको नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू और रीडिंग व्यू भी दिखता है। तो कौन सा जो टैब है तो किसके अंतर्गत आता है ये भी आप याद रखेंगे। व्यू के अंतर्गत आपका जो आता है वो स्लाइड शॉर्टर व्यू आता है, जो कि थंबनेल के रूप में आपको दिखाता है, जिसके चलते किसी भी स्लाइड को रीऑर्गेनाइज करना आसान होता है। नेक्स्ट है अपने पास एमएस वर्ड 365 में माउस का जो बायां क्लिक है से टेक्स्ट को ड्रैग करने और कंट्रोल प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर है? माउस के बाएं क्लिक से हम टेक्स्ट को ड्रैग करते हैं और एक बार कंट्रोल दबा के टेक्स्ट को ड्रैग करते हैं, तो इससे क्या होता है? ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है और कंट्रोल ड्रैग करके कॉपी बनती है। कंट्रोल ड्रैग करने से फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है, ड्रैग करने से टेक्स्ट डिलीट हो जाता है, कंट्रोल प्लस ड्रैग करने से वह पेस्ट हो जाता है। दोनों क्रियाएं टेक्स्ट मूव करती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगर हम बाएं क्लिक से करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो मूव हो जाएगा, और कंट्रोल दबा के करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। यानी कि जो चीज हम लिखे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करने लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल दबा के माउस से क्लिक करके यहाँ रखते हैं तो यहाँ एक और चीज लिखा जाएगा करने, यानी वो सेम टू सेम इसका क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। और हम कंट्रोल नहीं दबाते हैं तो यहां से वो हट के यहां चला जाएगा, तो यही काम करता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 ओएस में फाइल फोल्डर्स को नेविगेट करने और क्रिएट करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता है? किस शॉर्टकट से हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं जिसमें हम फोल्डर को नेविगेट कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं और फोल्डर को क्रिएट भी कर सकते हैं? तो ये जो विंडो दिख रहा है आपका कंप्यूटर में, इसको हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? विंडोज प्लस ई, कंट्रोल शिफ्ट एन या अल्ट प्लस टैब। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विंडोज प्लस ई। विंडोज और ई दबाने से आपका ये जो फाइल एक्सप्लोरर है वो खुल जाता है। अच्छा, कंट्रोल ई क्या करता है? तो कंट्रोल ई जो होता है, इस फाइल एक्सप्लोरर में हम बहुत सारे फाइल्स को रखे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को रखे हैं। उन डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए ये सर्च बॉक्स खोलता है। क्या करता है? सर्च बॉक्स खोलेगा यहाँ पे, और इस सर्च बॉक्स में हम कुछ भी लिख करके टाइप कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट हमको निकालना होगा। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट इन क्या करता है? ये आपका जो है एक नया फोल्डर बनाता है। क्या करता है? नया फोल्डर बनाता है। अल्ट और टैब क्या करता है? अल्ट टैब हम मेरे
कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन खुले हुए हैं उनके विंडोज को स्विच करता है। जितने भी हम एप्लीकेशन खुले हैं उनके विंडोज को स्विच करता है। जैसे मोबाइल में जो 3 डॉट वाला बटन होता है, ठीक है, क्लिक करते तो दिखाता है कौन कौन सा फाइल खुला हुआ है, वही काम ये भी करता है। अल्ट प्लस टैब ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा फाइल खुला हुआ है और हम उस फाइल के बीच हम स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमने इस सिस्टम में इतने सारे फाइल्स खोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इन 8 फाइल्स को वो एक बार में दिखा देगा कि हम कौन कौन सा फाइल खोले हैं। और ये काम जो करता है वो कौन करता है, अल्ट प्लस टैब। ठीक है, कौन करता है इसका काम, अल्ट प्लस टैब ये काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो सुस्पष्ट रिसर्च किए गए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता और प्रभाव को संभवतः सर्वाधिक रूप से प्रभावहीन कर देगा। अगर हम कौन सा एलिमेंट है जिसको हम खराब तरीके से यूज करें तो ठीक जो पावर पॉइंट है उसका प्रभाव जो है वो खत्म कर देगा। रेफरेंस के लिए स्पीकर नोट्स, स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का असंगत उपयोग, स्लाइड शो के बीच ट्रांजिशन इफेक्ट्स का चयन, वीडियो जैसे मल्टीमीडिया एलिमेंट का एम्बेडिंग। तो इसमें आपका सही है वो बी ऑप्शन, स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का हम अगर गलत यूज कर ले, खराब यूज कर ले तो हमारा पावर पॉइंट जो है वो खराब हो जाएगा। टेम्पलेट मतलब होता है उस पावर पॉइंट का डिजाइन, तो डिजाइन खराब हो जाए तो पावर पॉइंट देखने में हमें खराब लगेगा और वो उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे सी और डी जो है ये भी जो है वो बुरा प्रभाव डालते हैं, लेकिन स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट्स की तुलना में ये कम प्रभाव डालते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट फीचर प्रत्येक स्लाइड के लिए समय रिकॉर्ड करने और स्लाइड शो के दौरान किसी भी नरेशन या लेजर पॉइंटर संचलन को स्वचालित रूप से रिप्ले करने की सुविधा देता है। कौन सा इसमें पावर पॉइंट फीचर है जो कि स्लाइड को समय रिकॉर्ड करने, टाइम को रिकॉर्ड करता है और जो हम बोलते हैं उसके नरेशन को भी ये रिकॉर्ड करता है। प्रेजेंटर व्यू, रिहर्स टाइमिंग, रिकॉर्ड स्लाइड शो या सेटअप स्लाइड शो। इसमें कौन सा आंसर है आपका, ये आपका रिकॉर्ड स्लाइड शो, ऑप्शन सी। रिकॉर्ड स्लाइड शो में हम जो भी लिखते हैं या जो भी टाइमिंग होता है वो आपका रिकॉर्ड होता है। अच्छा, रिहर्स टाइमिंग क्या होता है, ये रिहर्स टाइमिंग होता है इसका उपयोग केवल जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब हम अभ्यास करते हैं उस समय किया जाता है कि प्रत्येक स्लाइड जो है कितना टाइम लेगा। ठीक है, प्रत्येक स्लाइड को रिकॉर्ड होने में कितना टाइम लगेगा ताकि हम प्रेजेंटेशन का टोटल टाइम जो होता है वो निकाल सके, टोटल टाइम का हम पता लगा सके। इसमें जो आपका होता है वो वॉइस और जो पॉइंटर है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, रिहर्स टाइम में आपका टाइम तो पता चल जाएगा कि स्लाइड शो में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम स्लाइड को कितना चाहिए, लेकिन उसमें वॉइस और पॉइंटर जो है ये रिकॉर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है अपने पास, लोकल एरिया नेटवर्क लैन के संदर्भ में मैक एड्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और मैक का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दोनों का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। बोला है कि मैक का उद्देश्य क्या है, डेटा लिंक लेयर पर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को विशिष्ट रूप से पहचानना, संचार के लिए उपयोग किए जा रहे नेटवर्क प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करना, नेटवर्क रूटीन के लिए तार्किक पता प्रदान करना, नेटवर्क के भौतिक लेआउट और केबलिंग को परिभाषित करना। तो इसमें आपका जो सटीक आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, लैन का मैक का जो काम है वो डेटा लिंक लेयर पे काम होता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको हम एनआईसी बोलते हैं इसको ये पहचानता है। अच्छा, मैक एड्रेस होता क्या, तो ये जो होता है ये हार्डवेयर का एड्रेस है। हार्डवेयर को एक एड्रेस देते हैं, हम बोल सकते हैं हार्डवेयर को एक नाम देते हैं जो हर एक नेटवर्क डिवाइस को मिलता है। ठीक है, हर एक नेटवर्क डिवाइस जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड होता है सबको मिलता है और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के समय ही मिलता है।
जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी समय ये मान लीजिए कि इसका नामकरण हो जाता है और इसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे हर एक नेटवर्क डिवाइस का, जैसे मान लैपटॉप लेते हैं, वाईफाई लेते हैं, एनआईसी कार्ड लेते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इन सबको एक मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसका एड्रेस मिल जाता है, एक नाम मिल जाता है जो कभी बदलता नहीं है। और ये भी याद रखेंगे कि ये पूरी दुनिया में यूनिक होता है, यानी कि एक जैसा होता है और केवल एक होता है, दूसरे का नहीं हो सकता है। आपके लैपटॉप को जो भी मैक एड्रेस मिला है वो किसी और को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप अपने लैपटॉप से कुछ भी करते हैं तो सारा का सारा रिकॉर्ड जो होता है वो आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये जो मैक एड्रेस है ये आपके ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क रूटीन के लिए जो एड्रेस होता है इसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। नेटवर्क रूटीन के लिए जो एड्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। और नेटवर्क के भौतिक लेआउट और केबलिंग को परिभाषित करने के लिए जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं हम, टोपोलॉजी बोलते हैं इसको। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अपने पास एमएस पावर पॉइंट 365 में सिलेक्ट किए गए शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा शेप है जिसमें क्वेश्चन 61 लिखा गया है, इस शेप को बनाए हैं और इसमें हमको टेक्स्ट एडिट करना है, क्वेश्चन 61 लिखना है, तो इसमें कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, F2, Alt इंटर, कंट्रोल ई या F5। तो हम यूज करते हैं F2, ठीक है। कंट्रोल ई हमने देखा था फाइल एक्सप्लोरर में सर्च के लिए, और इसका कहीं यूज होता है वो देख लेते हैं। तो अच्छा, अल्ट प्लस इंटर क्या होता है, तो किसी भी फाइल का अगर वो प्रॉपर्टी देखना है, किसी भी फाइल का प्रॉपर्टी देखना है, कितने केबी का है, क्या साइज है, सब चीज जो होता है उसका प्रॉपर्टी जो होता है वो देखने के लिए इसको यूज किया जाता है। या अगर हम एक्सेल में यूज कर रहे हैं और एक सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, एक्सेल में अगर किसी सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं RRB, क्लियर है, एक सेकंड, जैसे हम एक सेल को सिलेक्ट किए यहाँ पे और हम यहाँ पे लिख दिए RRB। अब इसी सेल में नीचे लिखना चाहते हैं NTPC, तब हमको क्या देना, RRB लिखने के बाद यहाँ हमको दबाना पड़ेगा Alt प्लस इंटर, तब ये इसी सेल में नेक्स्ट लाइन में हम कोई भी चीज लिख सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्लस ई क्या होता है, एक तो हम देते हैं फाइल एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स खोलने के लिए। दूसरा क्या होता है कि अगर हम कोई पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक है, पैराग्राफ लिखे हैं तो उसमें जो पैराग्राफ है या टेक्स्ट है उसको सेंटर में अलाइन करने के लिए, सेंटर में अलाइन करने के लिए, सेंटर में अलाइन क्या होता है, जैसे हम RRB NTPC लिखे हैं तो ये भी देखिए लेफ्ट साइड है, जब हम लिख करके इसको कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये यहाँ पे बीच में कहीं आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा RRB NTPC, ठीक है। A5 क्या होता है, तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। जब हम पावर पॉइंट चलाते हैं और हमको स्लाइड शो दिखाना होता है तब हम F5 का यूज करते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल पेज ब्रेक का उपयोग करने की तुलना में सेक्शन ब्रेक का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, यानी सेक्शन ब्रेक जो यूज करते हैं उसका लाभ क्या है। सेक्शन ब्रेक एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज नंबरिंग, स्कीम, हेडर और फुटर की सुविधा देता है, जबकि पेज ब्रेक केवल कंटेंट को अगले पेज पर ले जाता है। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। समझते हैं इसको। सेक्शन ब्रेक क्या होता है, जब हम एक ही डॉक्यूमेंट के भीतर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग फॉर्मेटिंग लागू करना चाहते हैं तब हम सेक्शन ब्रेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम मेरे पास 3-4 पेज है, ठीक है, और किसी पेज का हम ओरिएंटेशन जो है वो बदलना चाहते हैं, किसी को हम लैंडस्केप करना चाहते हैं, किसी को पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, तब हमको सेक्शन ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम पेज ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये काम नहीं कर पाएंगे। सेक्शन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हो सकता है हम फर्स्ट पेज को लैंडस्केप मोड में लिखें और सेकेंड पेज को हम पोर्ट्रेट मोड में लिखें, ठीक है। तो हर एक पेज के लिए हम अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग मार्जिन और अलग अलग हेडर और फुटर भी दे सकते हैं,
अलग अलग पेज के लिए। लेकिन ये सुविधा जो है वो आपके पेज ब्रेक में नहीं होता है। पेज ब्रेक में पूरे डॉक्यूमेंट के लिए आपका फॉर्मेटिंग सेम होता है, लेकिन बस ये अंतर ये है कि कंटेंट को आपका वो अगले पेज पे ले जाता है। अगर हम आधा ही पेज लिखे हैं और हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट लिख रहे हैं वो अगले पेज में है, उस पेज में ना आए, तब हम वहां पे पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अपने पास एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एकाधिक एप्लीकेशन के प्रबंधन के संदर्भ में कंट्रोल प्लस टैब दबाने से शुरू होने वाला विशिष्ट व्यवहार क्या है? जब हम एक से अधिक एप्लीकेशन के मैनेजमेंट में जब कंट्रोल प्लस टैब दबाते हैं तो वो क्या होता है? यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो को टास्क बार या डॉक पर मिनिमाइज कर देता है, ये गलत है। यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडोज या टैब पर मूव करता है, ये बिल्कुल सही है। हम जो भी एप्लीकेशन खुले हैं उसमें हम टैब खोले हैं तो उसमें वो मूव करता है। जैसे हम समझते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास ये गूगल क्रोम खोले जिसमें देखिए टैब हम बहुत सारे खोले, एक में व्हाट्सएप खोले हैं, दूसरे में फेसबुक खोले हैं, तीसरे में गूगल खोले हैं, चौथे में न्यूज खोले हैं, पांचवें जो हमारा वो न्यू टैब है। 5 टैब है। तो अभी हमारा देखिए व्हाइट दिखा रहा है, तो यानी कि अभी जो अपने टैब खुला हुआ है जिसको हम काम कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हो कौन सा है, न्यू टैब है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो ये टैब है वो गूगल वाले यहाँ पे ये पेज दिखाई दे कि इस टैब में हम क्या खोले थे। तो इसको स्विच करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस टैब का। क्लियर है? कंट्रोल प्लस टैब का क्या होता है कि जब उसे हम गूगल में थे तो ये आगे वाला टैब दिखाएगा, फिर टैब दबाएंगे तो ये आगे वाला टैब दिखाएगा। लेकिन हम मान लीजिए न्यू टैब में है, आप पीछे वाला टैब देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ टैब। और यानी कि अगर हम कंट्रोल प्लस टैब दबाएं, ठीक है, तो वो जो विंडो है वो आगे की ओर स्विच होता है। कहां की ओर स्विच होता है? आगे की ओर स्विच होता है। और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब दबाए तो वो पीछे की ओर स्विच होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ आपका एक और नाम सुने होंगे, वो होता है आपका ऑल्ट प्लस टैब, जो हमने पीछे देखा था। ये क्या करता है? आपका खुली हुई विंडोज के दिखाता है कि कितने आपके एप्लीकेशन खुले हैं। इसे हमने पीछे भी समझा था। नेक्स्ट बोलता है आपके पास कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर वर्चुअल फाइल सिस्टम VFS लेयर का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? भौतिक भंडारण उपकरणों को सीधे प्रबंधित करना, ये नहीं है। एकल फाइल सिस्टम के लिए फाइल संग्रहण और पुनर्प्राप्ति के निम्न स्तरीय विवरण को हैंडल करना, ये भी नहीं है। एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक सुसंगत इंटरफेस प्रदान करना, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, एप्लीकेशन को विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक सुसंगत इंटरफेस प्राप्त करना आपका जो है वो एक राइट आंसर है। यहां आप देख सकते हैं, यहां यूजर जो है, ठीक है, यूजर और आपका जो एप्लीकेशन है, यानी एप्लीकेशन चल रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम ही चल रहा है, तो एप्लीकेशन के बीच आपका इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, ताकि यूजर जो है एक ही तरीके से अलग अलग फाइल को एक्सेस कर सके। जैसे PDF फाइल है, JPG फाइल है, MP3 फाइल है, MP4 फाइल है, तो अलग अलग फाइल को एक ही तरीके से एक्सेस कर सके, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्चुअल फाइल सिस्टम। अच्छा, लॉजिकल फाइल सिस्टम क्या होता है? तो लॉजिकल फाइल सिस्टम जो होता है यह फाइल का मेटा डेटा रखता है। क्या रखता है? मेटा डेटा रखता है, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर रखता है और एक्सेस परमिशन रखता है। ठीक है, यह यूजर लेवल का जो फाइल ऑपरेशन होता है, जैसे हम लिखते हैं यूजर लेवल फाइल ऑपरेशन कौन होता है? फाइल हम क्या क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है, और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर लेवल का जो भी फाइल ऑपरेशन है उसको ये मशीन लेवल पे बदलता है, वैसा कमांड जिसको मशीन समझ सकता है। ठीक है, तो यूजर लेवल के कमांड को वो मशीन लेवल कमांड में बदलने का काम करता है। और वर्चुअल फाइल सिस्टम हर एक फाइल को एक ही तरीके से ओपन करने का, एक्सेस करने का परमिशन देता है। क्लियर है? कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर सिस्टम जो वर्चुअल मेमोरी होता है वो किस लिए होता है? तो डिस्क के स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना, ये आपका सही आंसर है।
ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जैसे कैश मेमोरी है जो कि सीपीयू के पास होता है, और ये मेमोरी है जो कि आपके पास रैम है, और ये आपका जो डिस्क है यानी कि हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, इसमें से कुछ जो स्पेस है, ठीक है, उसको ये यूज करता है। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क या एसएसडी के एक हिस्से का उपयोग करके मुख्य मेमोरी को बढ़ाने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी ये हिस्सा जो है, अब ये जो मेमोरी था वो अब बढ़ के इस वाले मेमोरी को भी वो अब रैम की तरह में यूज करेगा, जिससे कंप्यूटर को कम रैम के साथ भी बड़े बड़े एप्लीकेशन और एक साथ कई काम करने की क्षमता मिल जाती है। ठीक है, रैम तो कम था उसके पास, लेकिन ये जो हार्ड डिस्क था इसको भी अब रैम की तरह यूज कर रहा है, जिसके चलते बड़ा बड़ा एप्लीकेशन भी चलाने में इसको मदद मिल जाता है। पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सभी स्लाइडों को एक साथ थंबनेल के रूप में देखने की सुविधा देता है? यह क्वेश्चन हमने देखा है, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू या आउटलाइन व्यू। तो इसका आंसर है आपके पास कौन सा, स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी मौजूदा एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है? यानी जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंट है उसको ओपन करने का सबसे फास्ट तरीका कौन सा है? एमएस पावर पॉइंट ओपन करें और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। ये गलत है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये नया फाइल बनेगा, मौजूदा फाइल को नहीं खोलेगा, ये क्या करेगा, नया फाइल बनेगा। फाइल एक्सप्लोरर में .pptx फाइल पर डबल क्लिक करना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। Alt+F4 क्या होता है, हमने देखा है कि किसी भी चल रहे एप्लीकेशन को क्लोज करने का, बंद करने का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने की सुविधा देता है, जो टेक्स्ट और पेज के किनारों के बीच की जगह को प्रभावित करता है? यानी मार्जिन को सेट करने की सुविधा कौन देता है, कौन सा टैब, पेज साइज, पेज बॉर्डर, पेज लेआउट या मार्जिन? तो नाम से क्लियर है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मार्जिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर हम यहां देखें तो ये आपका जो पावर पॉइंट है इसके लेआउट टैब में जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे दिखेगा मार्जिन, जिसके थ्रू हम इस डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट कर सकते हैं। क्लियर है? पेज साइज जो होता है, इससे हम पेज का साइज निर्धारण करते हैं, जैसे ये पेज आपका जो है वो A4 है, A3 है या लेटर है, इस टाइप के पेज का हम साइज निर्धारण कर सकते हैं। पेज बॉर्डर जो होता है, आपका जो पीपीटी का पेज है उसके चारों ओर बॉर्डर देने का काम करता है। ठीक है, और पेज लेआउट जो होता है वो जो टैब है, इसी को हम बोलते हैं पेज लेआउट टैब। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान पेज फॉल्ट त्रुटि होने की सबसे अधिक संभावना होती है? पेज फॉल्ट कब होता है? सीपीयू कैश में संग्रहित डेटा तक पहुंचना, गलत है। किसी निर्देश को सीधे बायोस से निष्पादित करना, इसको भी पेज फॉल्ट नहीं कहते हैं। डेटा को रीड ओनली मेमोरी लोकेशन पर लिखना, ये भी पेज फॉल्ट नहीं है। उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया है, तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है। तो सबसे पहले समझते हैं पेज फॉल्ट क्या होता है। पेज फॉल्ट होता है, पेज फॉल्ट तब होता है जब कोई प्रोग्राम ऐसा डाटा या ऐसा निर्देश का उपयोग करने का प्रयास करता है जो वर्तमान में फिजिकल मेमोरी में नहीं है बल्कि हार्ड डिस्क में चले गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई सीपीयू है, तो सीपीयू अपना डेटा कहां से लेता है, वो रैम से लेता है। सीपीयू को जिस डेटा पे काम करना है वो डेटा क्या कहां से लेता है, रैम से लेता है। जैसे सीपीयू को चाहिए 2+3, तो ये क्या करेगा, पहले 2 प्लस और 3 को रैम में खोजेगा। अगर मान लीजिए 2 मिल गया, प्लस मिल गया और 3 की जगह 4 आ गया है, क्योंकि सिस्टम बहुत सारे काम होते हैं सब रैम के थ्रू होते हैं, तो 4 कोई और यूज कर रहा था तो 4 यहाँ पे आ गया है। तो क्या 3 इसके पास है, नहीं है। तो जब 3 4 के पास नहीं मिलेगा, रैम में नहीं मिलेगा, तो अब जो है सीपीयू
अब इस 3 को खोजने जाएगा कहां पे, सेकेंडरी मेमोरी में। तो वैसा इंस्ट्रक्शन जो कि आपको रैम में नहीं मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कि पेज फॉल्ट हुआ है, क्योंकि उसको और एक्सेस करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी तक जाना पड़ेगा उस डाटा को लाने के लिए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। तो देखिए उस ऑप्शन, देखिए उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया है। तो हम पहुंचने का कोशिश कर रहे थे 3 के पास, लेकिन 3 को अब भेज दिया गया कहां पे, हार्ड ड्राइव में। तो ये हमारा कहलाएगा कि एक हमारा पेज फॉल्ट हो गया। क्लियर है? अच्छा, इसको जो होता है इस टाइप के केस को हम यहाँ पे इस मेमोरी स्पेस को हम बोलते हैं स्वैप स्पेस भी बोलते हैं, स्वैप स्पेस भी बोलते हैं या वर्चुअल मेमोरी भी बोल देते हैं। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में एमएस वर्ड में कीप विथ नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक है? कीप विथ नेक्स्ट जो है उसका। डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पैराग्राफ की पहली पंक्ति को स्वचालित रूप से इंडेंट करना, ये गलत है। एक लंबे पैराग्राफ को कई पेजों में स्प्लिट होने से रोकना, ये भी गलत है। आइटम की सूची में सुसंगत बुलेट पॉइंट हम बना ही नहीं रहे हैं। यह सुनिश्चित करना कि शीर्षक और उसके तुरंत बाद वाला पैराग्राफ सदैव एक ही पेज में दिखाई दे। तो कीप विथ नेक्स्ट का मतलब है कि जो टाइटल है और जो पैराग्राफ है वो एक ही पेज में होना चाहिए। ये देखिए आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो कीप विथ जो नेक्स्ट था इसका मतलब होता है कि यदि हेडर पेज के अंत में है, ठीक है, अगर हेडर पेज के अंत में है तो उसको अगले पेज पर जाने के लिए मजबूर करता है, जिससे सारा कंटेंट आपका एक साथ रहता है। अगर हम यहाँ देखें तो कम्युनिकेशन टूल जो है आपका इस फर्स्ट पेज में है, लेकिन इसका जो पैराग्राफ है सेकेंड पेज में है, ठीक है। तो हम कीप विथ नेक्स्ट करेंगे तो ये कम्युनिकेशन टूल जो है वो उठ के आपका यहां आ जाएगा, यानी इस पेज में ये इसके साथ में हो जाएगा कम्युनिकेशन टूल, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और वर्ड सुनने को मिलता है जो मिलता है कीप्स लाइंस टुगेदर, कीप्स लाइंस टुगेदर। इसमें क्या होता है, तो इसका उपयोग हम लोग एक ही पैराग्राफ को पेज के बीच में टूटने से रोकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था और ये हमारा आ जाता यहाँ उठ के दूसरे पेज में आ जाता, और बाकी जो इसके पहले के पैराग्राफ थे वो फर्स्ट पेज में होते, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके और क्या प्रेस कर देते हैं, कीप लाइंस टुगेदर। तो ये जो दोनों लाइंस है वो एक साथ अपना एक ही पेज में एडजस्ट हो जाते हैं। इसका ये बेनिफिट है। ये आपको मिलता कहाँ है, ये आपको मिलेगा होम टैब के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 में गटर मार्जिन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गटर मार्जिन क्या होता है, तो पेज के चारों तरफ ब्लैंक स्पेस, केवल विषम संख्या वाले पेजों पर प्रयुक्त मार्जिन, डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये आपका सही है, डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट को हम जो सिलते हैं बाइंड करते हैं तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं क्या, गटर मार्जिन। आइए यहां देखते हैं, ठीक है। लेआउट टैब में जाए हम, तो यहाँ मार्जिन में आप यहाँ पे किस टाइप का मार्जिन चाहते हैं उस टाइप का मार्जिन आप इसमें सेट कर सकते हैं, जिसके चलते आपका जो डॉक्यूमेंट है वहां पे बाइंडिंग करने के समय उस मार्जिन का यूज किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है अपने पास एमएस एक्सेल 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? अगर हम पेज ब्रेक सेट करते हैं तो क्या होता है, पीछे हम देखा है प्रिंट करने योग्य मार्जिन का अधिकतम आकार, ये तो है नहीं। पेज ब्रेक हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में कहां स्प्लिट होगी, ये आपका सबसे सटीक आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे पेज ब्रेक को सेट करते हैं तो यहाँ पर दिखाने लगता है कि प्रिंट हमारा जो होगा वो कितने स्पेस में होगा। ये फर्स्ट पेज हो जाएगा, ये सेकेंड पेज हो जाएगा, ये थर्ड पेज हो जाएगा, ये फोर्थ पेज हो जाएगा। इस टाइप से हमारा जो होता है वो पेज प्रिंट होता है। नेक्स्ट है अपने पास एमएस वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बुलेट स्टाइल या प्रतीकों का चयन करके उनके आकार और रंग को संशोधित करके बुलेटेड सूचियों की उपस्थिति को
कस्टमाइज करने की सुविधा देता है। ये आपका बुलेटेड सूची है। फॉर्मेट पेंटर, लिस्ट स्टाइल, लाइन स्पेसिंग, ये आपका बुलेट लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर है आपके पास बुलेट लाइब्रेरी, ऑप्शन डी। ये सब जो है आपका, इसको बोलते हैं क्या, बुलेट लाइब्रेरी। जो आपका मिलता कहां पे है, होम टैब में जाइएगा तो ये जो आइकन दिख रहा है ये आपका जो होता है वो बुलेट लाइब्रेरी ओपन करता है। यहां से आप देखिएगा कि आपको अगर इसमें से कोई बुलेट नहीं चाहिए तो यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर के आप अपने अनुसार कोई भी एक नया बुलेटिन दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फाइल के रूप में सेव करने का मुख्य लाभ क्या है? एमएस पावर पॉइंट को हम पीडीएफ में सेव करते हैं तो उसमें क्या फायदा होता है? यह सभी एमएस पावर पॉइंट एनिमेशन को रन करता है, गलत है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी पीडीएफ व्यूअर में स्लाइड को संशोधित करने के लिए इनेबल करता है, नहीं संशोधित हम तो कर नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते हैं। यह स्वचालित रूप से टेक्स्ट को विभिन्न भाषा में अनुवादित करता है, हम सेव कर रहे हैं किसी चीज को तो अनुवादित काहे करेगा भाई। यह फाइल के साइज को कम करता है और अवांछित एडिटिंग को रोकता है। जो मैंने यहां बताया था, जब आप पीपीटी को पीडीएफ में सेव करते हैं तो उसका साइज कम हो जाता है और जो एडिटिंग है वो कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही है। इससे यह भी फायदा होता है कि जो आपके लेआउट है, ठीक है, फॉन्ट है, स्टाइल है, आपके डॉक्यूमेंट का ग्राफिक्स है, ये सब जो हम उसमें यूज किए अपने पीपीटी पर वो हर डिवाइस पर एक जैसा दिखाई देगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पीडीएफ में सेव करने का ये फायदा होता है। फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटा डेटा को हम बोलते हैं डेटा ऑफ डेटा, यानी डाटा का डेटा जो होता है वही हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा बोलते हैं। तो फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे कि उनके नाम, साइज, स्टैम्प, टाइम स्टैम्प और अनुमतियां, तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है। तो मेटा डेटा क्या होता है? फाइल और डायरेक्टरी के बारे में और भी जानकारी रखना जो कि आपको दिखाई नहीं देता। जो फाइल है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है, ये आप देख सकते हैं। उसके अंदर की जानकारी जो होती है उसी को हम बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, तो मेटा डेटा क्या करता है? जैसे आपका एक इमेज फाइल है, ठीक है, उसका ये मेटा डेटा दिखा रहा है, तो मेटा डेटा समझते होता है क्या है? तो मेटा डेटा जो होता है वो डेटा के बारे में डेटा होता है। मैंने बताया डेटा ऑफ डेटा होता है। यह फाइल की वास्तविक सामग्री को स्टोर नहीं करता है, फाइल में क्या है उसको स्टोर नहीं करता है, बल्कि यह बताता है कि फाइल कब बनाई गई थी, उसका आकार क्या था, उसका मालिक क्या था, वो किस प्रकार का है, जेपीजी है, पीडीएफ है, MP4, MP3 इस टाइप का। जैसे देखिए ना, यहाँ इमेज कोई था मेरे पास, ठीक है, वो इमेज नहीं पता कौन था, उसका नाम ये है। आप जाके इमेज देख सकते हैं कौन सा इमेज था, वो अलग बात है। आपके फोन में मान लो ये इमेज है तो आप उस इमेज को देख सकते हैं, लेकिन जब उसका मेटा डेटा खोलिएगा तो बताएगा उस इमेज का टाइप क्या है। तो ये इमेज का टाइप जो जेपीजी फॉर्मेट में है, इसका विड्थ कितना है, तो इतना है, 3200 है, इसका हाइट कितना है, 2400 है, किस कैमरे से खींचा गया तो माइक्रोमैक्स से खींचा गया, उसका मॉडल क्या है तो A121 है, कब खींचा गया है तो इस डेट में खींचा गया, एक्सपोजर टाइम क्या है तो 1/15 सेकंड है, अपर्चर वैल्यू क्या है तो इतना है, आईएसओ स्पीड कितना है तो इतना है, क्या फ्लैश हुआ था उस समय तो फ्लैश नहीं हुआ था, ऑटो मोड पे था, फोकल लेंथ कितना था 3.5 mm था। तो क्या पिक्चर खोलने पे आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका हिडन डेटा होता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं मेटा डेटा नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि डेटा के बारे में डेटा है। पिक्चर जो हमारा वो डाटा है ना, डाटा, इस डाटा का भी ये डाटा है जिसमें हम सारे इसी चीज से किसी भी इमेज को ट्रैक किया जाता है कि इमेज जो है उसका ओरिजिन कहां से हुआ था और कैसे कैसे घूमते हुए, कैसे कैसे फॉरवर्ड होते हुए कहां पहुंचा है। इसलिए आप लोग इंटरनेट पर किसी भी गलत चीज को फॉरवर्ड करने से बचिए, उसको वायरल करने से रोकिए। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास, जब आप एमएस पावर पॉइंट 365 में Ctrl+M दबाते हैं तो हम कितनी बार देखा है, तो निम्न से क्या होता है? पिछले लेआउट की उपेक्षा करते हुए तो होगा नहीं, पिछली स्लाइड के समान लेआउट वाली एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है।
अच्छा डी देखते क्या है, वर्तमान स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड बनता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, पीछे देखा हमने कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डी यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम रिसोर्सेज पर यूजर का उच्चतम स्तर का नियंत्रण प्रदान करता है तथा डेस्कटॉप और लैपटॉप पर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है। तो इसका मेन की पॉइंट है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है, विंडोज पे, क्रोम ओएस पे, लाइनेक्स पे या मैक ओएस पे, ये होता है लाइनेक्स पे। जितने भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होते हैं या जितने भी हैकिंग होती है वो सब आपके लाइनेक्स के थ्रू होती है। तो जितने भी हैकर होते हैं वो लाइनेक्स के थ्रू यूज करते हैं, क्योंकि लाइनेक्स में पहले से प्री इंस्टॉल कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके हैकिंग में यूज होते हैं और इसको बाईपास करना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि ये लाइनेक्स जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं कोड बेस्ड होता है, ग्राफिक्स बेस्ड नहीं होता है। इसमें हर एक बात के लिए आपको कोड लिखना पड़ता है। एमएस पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने का सही तरीका निम्न से कौन सा है। क्या करना है, नई स्लाइड ऐड करना है। कंट्रोल एन से क्या बनता है, नया पीपीटी बनता है, स्लाइड ऐड नहीं होता है, नया फाइल बन जाता है। स्लाइड पर राइट क्लिक करें और कॉपी सिलेक्ट करें, कॉपी से फाइल कैसे बने तो कॉपी कर लेगा। होम टैब पर जाएं और न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। होम टैब पर जाने पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये है नया स्लाइड बन जाएगा। और अल्ट प्लस F4 क्या बंद करता है, तो जो भी एप्लीकेशन चल रहा है उसको ये बंद करने का काम करता है, क्लोज करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप होम टैब पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक न्यू स्लाइड दिखेगा, यहां से आप इसमें एक नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का क्या महत्व है। रजिस्टरों के बीच डेटा ट्रांसफर करता है, ये गलत है। मल्टीपल कोरों का उपयोग करके क्लॉक स्पीड को बढ़ाता है। कोर मतलब होता है सीपीयू, मल्टीपल कोर मतलब एक से ज्यादा सीपीयू, लेकिन यहां बोला है सीपीयू में हम पाइपलाइनिंग यूज करें, यानी सीपीयू तो एक ही है तो ये नहीं होगा। ओवरलैपिंग स्टेज द्वारा एक साथ कई अनुदेशों को एग्जीक्यूट करता है, ये आपका सही ऑप्शन है। पाइपलाइनिंग क्या होता है कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है सीपीयू को मिला हुआ है, सीपीयू उसको 3 स्टेज में डिवाइड करता है। एक को नाम देते हैं फेच, दूसरे को डिकोड और तीसरे को एग्जीक्यूट। ये चौथा जो स्टेज है वो आपका ऑप्शनल है, हो भी सकता हो नहीं भी, तो मैंडेटरी बोले हम, जो आपके पास 3 ही स्टेज होता है। अच्छा, तो पाइपलाइनिंग का फायदा क्या है, पाइपलाइनिंग से ये होता है कि आपके मशीन का जो थ्रूपुट है और मशीन का स्पीड है वो आपका बढ़ जाता है, दोनों क्या होता है बढ़ जाता है। थ्रूपुट क्या होता है, तो 1 सेकेंड में मशीन हमारी जितनी इंस्ट्रक्शन सॉल्व करती है, जितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग से क्या होता है, थ्रूपुट और स्पीड बढ़ जाता है। क्लियर है तक। नेक्स्ट है आपके पास, यदि आप विंडोज ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है, यह कंप्रेस हो जाती है। हम डिलीट करें तो कंप्रेस क्यों होगा, यह तुरंत स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, सही है। यह एक हिडन फाइल बनाती है, गलत है। यह रिसाइकिल बिन में चली जाती है, यह भी गलत है। जब हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव से डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगर हम हार्ड डिस्क से डिलीट करेंगे तब तो वो जाके रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव से डिलीट करते हैं तो ये हमारा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अच्छा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है इसको हम रिमूवेबल, ठीक है, रिमूवेबल ड्राइव भी कहते हैं या रिमूवेबल स्टोरेज भी कहते हैं, यानी वैसा स्टोरेज जिसको जब जरूरत है हम लगा सकते हैं और जब जरूरत खत्म हो गया हम उसको निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा, जैसे आपके पास एग्जांपल हो जाएगा पेन ड्राइव हो जाएगा, उसके बाद मेमोरी कार्ड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हम इसमें लगा सकते हैं, इसमें हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सब जो आपके होते हैं वो
यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी कि रिमूवेबल स्टोरेज कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मौजूदा एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है। पीछे हमने देखा था एमएस ऑफिस को ओपन करने का तेज तरीका, तो क्या था, ऑफिस पे डबल क्लिक करना, तो डबल क्लिक कहाँ है आपके पास, यहाँ है। तो जो एक्सेल का जो फाइल है XLSX, ये एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ये सबसे फास्ट तरीका है। एमएस एक्सेल ओपन करें और ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। ब्लैंक वर्कबुक हम क्लिक करेंगे तो ये आपका नया फाइल बना देगा, पुराने फाइल को नहीं खोलेगा। यही काम जो होता है वो कंट्रोल एन भी करता है, ये नए फाइल को ओपन, नए फाइल को बनाने का ये आपका शॉर्टकट है। Alt प्लस F4 क्या करता है, तो जो फाइल अभी चल रही है, जो एप्लीकेशन अभी खुली हुई है आपको, उसको ये बंद करने का काम करता है। नेक्स्ट अपने पास, यदि आप एमएस पावर पॉइंट 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स की मूल फॉर्मेटिंग जैसी ही बनी रहती है। ये आपका राइट आंसर है। जब आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो आपके पास ये चार ऑप्शंस आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन आपका कीप टेक्स्ट ओनली, इस ऑप्शन से आप पेस्ट करते हैं तो आपका जो भी फॉर्मेटिंग है, जो भी स्टाइल है, वो सब आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है और केवल टेक्स्ट बच जाता है। ठीक है। ये क्या पिक्चर है, तो जो भी आप चीज सिलेक्ट किए उसको पेस्ट करेंगे तो पिक्चर के रूप में सिलेक्ट होगा और इसमें आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका है वो है आपका यूज सोर्स फॉर्मेटिंग, जो अब नए वाले में, नए जो वर्जन है उसमें इसका नाम हो गया है कीप, यानी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग और कीप डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को हम सिलेक्ट करते हैं, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जहां से हम कॉपी किए हैं उस टाइप का फॉर्मेटिंग, उस टाइप का डिजाइन जो है वो आपका सेम टू सेम बना रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। जो भी आप फॉन्ट सिलेक्ट किए थे, जो भी आप साइज सिलेक्ट किए थे, जो भी आप कलर सिलेक्ट किए थे टेक्स्ट का, वैसा ही बना रहता है। और कीप डेस्टिनेशन थीम का मतलब होता है कि आप कहीं से भी कॉपी किए हैं, आप जहां पेस्ट कर रहे हैं उसके अनुसार ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास, यदि किसी नए संस्करण जैसे एमएस पावर पॉइंट 2021 में बनाए गए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराने संस्करण एमएस पावर पॉइंट 2010 में ओपन किए जाने पर क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट एक त्रुटि प्रदर्शित करेगा और फाइल को ओपन करने से मना कर देगा। ये गलत है। फाइल सभी फीचर इंटेंट के साथ समान रूप से ओपन होगी, समान रूप से ओपन नहीं होगी। फाइल स्वचालित रूप से पीडीएफ में परिवर्तित हो जाएगी, पीडीएफ में क्यों परिवर्तित होगी। फाइल सीमित फीचरों के साथ कंपैटिबिलिटी मोड में ओपन होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइल को उनके प्रकार, प्रकार मतलब टाइप, उनके प्रकार के आधार पर कैसे समूहीकृत कर सकते हैं, कैसे ग्रुप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में आंसर है ग्रुप बनाना है टाइप के आधार पर, तो ग्रुप बाय ऑप्शन का उपयोग करें और टाइप को सिलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही आंसर है। क्लियर है। यहां देखते हैं, जब आप अपना फाइल एक्सप्लोरर खोले हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लोकल ड्राइव सी खोला है और ये सब हमारे डायरेक्टरी है, फोल्डर्स हैं, हम इन्हें एक टाइप के नाम पे ग्रुप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यह कहीं भी इंपटी जगह पे इधर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन खुलेगा, इसमें से आप ग्रुप बाय पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन खुलेगा, इस पे आप टाइप पे सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका जितना भी डायरेक्टरी, जितना भी फाइल है वो ग्रुप हो जाएगा उसके टाइप के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम एक वोलेटाइल मेमोरी, हमको क्या खोजना है, वोलेटाइल मेमोरी तकनीक को दर्शाता है जो आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटरों यानी कि पीसी में प्राथमिक कार्यशील मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है, प्राइमरी वर्किंग मेमोरी। ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, तो हम पहले इन सब का हम नाम देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे हम सीमोस की बात करें तो इसका नाम जो होता है वो होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या फुल फॉर्म इसका, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ठीक है, उसी से मिलता है SRAM है, तो ये होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। NVMe का नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। हमसे पूछा है हमारा जो मेमोरी कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, तो ये तो नॉन वोलेटाइल है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं जो NVMe है, ये एक प्रकार का SSD कार्ड होता है। ठीक है, चलिए, तो ये पहला बात तो वोलेटाइल होना चाहिए, और प्राथमिक कार्यशील मेमोरी जो है उसको बोलते हैं रैम को। अच्छा, रैम हमारे पास दो है, डी रैम और एस रैम, तो कौन सा रैम में यूज होता है, तो बस रैम में यूज होता है डी रैम। ठीक है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है, हमारे पास किफायती होता है। ठीक है, लागत इसका कम होता है, इसलिए हम इसको रैम के रूप में यूज करते हैं। एस रैम जो है डी रैम की अपेक्षा फास्ट होता है, तेज होता है और महंगा होता है, इसलिए हम एस रैम को कैश की जगह यूज करते हैं, कैश मेमोरी की जगह यूज करते हैं। अच्छा, सीमोस क्या है, तो सीमोस जो है वो बायोस का सेटिंग रखता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस जो होता है मेनली हमारे पास डेट और टाइम जो होता है वो इसका ये रिकॉर्ड रखता है, सीमोस। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है। तो कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम के पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझते इसको क्या होता है, तो कोल्ड बूट कहता है कि जब हम पावर बटन दबाकर कंप्यूटर को चालू करते हैं, ठीक है, जब कंप्यूटर में पावर बटन दबाते हैं और हमारा कंप्यूटर चालू होता है तो हम बोलते हैं कि वो कोल्ड बूट हो रहा है। अच्छा, कोल्ड बूट करने से क्या होता है, जब पावर बटन दबाते हैं हम, तो ये क्या करता है, आपके हार्डवेयर को चेक करता है, हार्डवेयर आपका सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस कोल्ड बूट को हम लोग हार्ड बूट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पावर स्टेट से होता है, हार्डवेयर को चेक करता है, इसको हार्ड बूट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, वार्म बूट क्या होता है, तो वार्म बूट जो होता है वो रीस्टार्ट होता है, यानी कि जब आपका कंप्यूटर चल रहा है और उसमें उससे आप उसको रीस्टार्ट करते हो तो उसको बोलते हैं वार्म बूट। जब ये रीस्टार्ट होता है तो उसको जो ये बूटिंग है वो आपका सॉफ्टवेयर को चेक करता है कि सारे सॉफ्टवेयर जो है सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बूट। क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट बूट बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लैन जो होता है बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, तो ये गलत है। बड़े भौगोलिक को नहीं, छोटे यहां तक कि एक रूम को या एक बिल्डिंग तक के नेटवर्किंग को ही सपोर्ट करता है। सीडी जो है वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम है, तो गलत है। सीडी जो है आपका वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, यानी एक बार इसमें लिख दिए तो फिर कभी डिलीट नहीं होता है। और सीडी जो होता है वो आपका ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम होता है। आस्की का उपयोग मुख्यतः हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए किया जाता है, ये गलत है। आस्की संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करता है, यानी कैरेक्टर को हम संख्या के रूप में जब लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आस्की बोलते हैं, यानी कि आपका डी जो है वो राइट आंसर है। अच्छा, आस्की का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं जो पूछा जाता है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है अपने पास MS वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को पैराग्राफ के बीच वर्टिकल स्पेस को नियंत्रित करने और डॉक्यूमेंट की पठनीयता में सुधार करने के लिए पैराग्राफ से पहले और बाद में विशिष्ट स्पेसिंग को सेट करने की सुविधा देता है। पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेसिंग को, तो इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग या पेज लेआउट, नाम से क्लियर है, पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग जो होता है आपके पैराग्राफ के बीच में स्पेस देने को यूज होता है। लाइन स्पेसिंग जो होता है लाइन के बीच में स्पेस देने को, इसके बीच में लाइन किसमें, जैसे ये हेल्ड लाइन, इसके बीच में स्पेस देना है तो हम लाइन स्पेसिंग का यूज
करते हैं। यहां देखते हैं, अगर आप होम टैब में जाइएगा, पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत जाइएगा, तो ये आपका जो आइकन है, यहां से हम पैराग्राफ के बीच का स्पेस सेट कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, लाइन स्पेसिंग, जिससे हम लाइन के बीच का स्पेस सेट कर सकते हैं, और नीचे दो है पैराग्राफ का स्पेस सेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है पैराग्राफ से पहले स्पेस देना, और दूसरा है पैराग्राफ से बाद में स्पेस देना। और ये जो है आप कितना स्पेस देना चाहते हैं उसको आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास विंडोज 11 ओएस में फाइल एक्सप्लोरर में नाम से फाइलों को सॉर्ट करने का सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे सरल तरीका पूछा है हमसे, ठीक है। तो फाइल एक्सप्लोरर में नेम कॉलम हेडर पर क्लिक करें, कंट्रोल ए शॉर्टकट का यूज करें। कंट्रोल ए से क्या हम यूज करते हैं? सेव करते हैं, तो होगा नहीं। राइट क्लिक ग्रुप बाय योर नेम, तो ये आपका सही है, हो जाएगा ना, क्योंकि वो ग्रुप करना है किसके थ्रू? सॉर्ट करना है किसके थ्रू? सॉर्ट करना है, सॉरी ग्रुप नहीं करना, तो ये भी नहीं होगा। फाइलों को मैन्युअल रूप से वर्णमाला क्रम में ड्रैग करें, तो ये तो बहुत मुश्किल है। हमको सबसे सरल पूछा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट आंसर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइल में आप जाइएगा, तो यहाँ पे आपको सॉर्ट बाय में यहाँ जो है वो नेम आपको दिख जाएगा, तो आप वहां से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास एमएस वर्ड 2019 में कौन सा फीचर बहुस्तरीय क्रमांकित सूची जैसे कि 1.1, 1.2 बनाने की सुविधा प्रदान करता है? तो इंक्रीज इंडेंट से क्या है? इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसका ये गलत है। चेंज स्टाइल ऑप्शन, तो हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये भी गलत है। डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट और फॉर्मेट पेंटर, तो सी जो है इसका वो राइट आंसर है, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। यहां देखिए, अगर आप होम टैब में जाएंगे तो ये जो आइकन है यहां आप ड्रैग करेंगे तो आपको ये मेनू खुलेगा। यहां से आप देखिएगा डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, यहां क्लिक करके हम अपना लेवल 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप का लेवल बना सकते हैं। और नहीं, अगर इसमें से आपको कोई चाहिए इस टाइप का लेवल, तो आप यहां पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है कि सभी डेस्कटॉप आइकन हटाने से विंडोज ओएस में एप्लीकेशन की कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? यानी डेस्कटॉप पे जो भी आइकन है उसको हम हटा दें तो एप्लीकेशन जो हमारा है उसके कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? तो डेस्कटॉप आइकन केवल विजुअल शॉर्टकट है, वास्तविक एप्लीकेशन फाइलें नहीं। ये आपका जो है वो राइट आंसर है। क्या कह रहा है कि डेस्कटॉप पर दिखने वाला जो भी आइकन होता है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट होता है। क्या होता है? शॉर्टकट होता है, या हम बोल सकते हैं कि उसका लिंक होता है फाइल का। वो आपका असली का प्रोग्राम नहीं होता है, बस उस प्रोग्राम तक पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता होता है। अगर हम इस शॉर्टकट को डिलीट कर देते हैं तो डेस्कटॉप से केवल आइकन हटेगा, आपका फाइल वहीं का वहीं रहेगा। अभी भी हम उस फाइल को अगर चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? या तो आप स्टार्ट मेनू से एक्सेस कर सकते हैं, और नहीं तो आप फाइल एक्सप्लोरर से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अपने पास विंडोज में रीनेम करते समय अगर किसी फाइल का हम नाम दिए हैं, ठीक है, उस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? यानी कौन सा इसमें नाम नहीं दे सकते? हैश, प्रश्न चिन्ह, हाइफन या अंडरस्कोर। तो हम जो है वो प्रश्न चिन्ह नाम नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या क्या नहीं दे सकते हैं? तो वो देखिए, अगर आप किसी का नाम देना चाहते हैं और या कुछ टाइप करना चाहते हैं तो क्या क्या नहीं टाइप कर सकते हैं? तो ये बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलन, एस्टेरिक, क्वेश्चन मार्क, डबल कोट, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, और ये पाइपलाइन जो है, ये आप इतना चीज का यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी फाइल का नाम करते समय। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन के जगह आपका इनमें से भी कोई दिया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास किसी स्प्रेडशीट से कॉपी किए गए कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल फंक्शन का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सा पेस्ट ऑप्शन वर्ड डॉक्यूमेंट में गणना किए गए मानों को डिस्प्ले करते हुए मूल सूत्र गणनाओं को संरक्षित रखता है? एचटीएमएल फॉर्मेट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये भी नहीं। एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट या पिक्चर इनहैंस्ड मेटा फाइल। इसका आंसर है आपका एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? तो एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट जो है डाटा को एक इंबेडेड ऑब्जेक्ट के रूप में
एम्बेडेड ऑब्जेक्ट के रूप में पेस्ट करता है, जिससे हम वर्ड फाइल में ही डबल क्लिक करके हम एक्सेल फाइल को खोल सकते हैं और फिर हम उसे एडिट कर सकते हैं। यही आपका है एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट को इसमें एम्बेडेड डाटा के रूप में पेस्ट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है। इस तरीका से हम टेक्स्ट को खोज नहीं सकते, बदल नहीं सकते हैं। अल्ट प्लस इंटर, होम टैब पर जाकर रिप्लेस चुने, ये सही है। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कंट्रोल एच आपका शॉर्टकट है। फाइंड और रिप्लेस विंडो को खोलने के लिए भी सही है। एडिट पर क्लिक करें, फिर फाइंड और रिप्लेस चुने, ये भी आपका सही है। तो गलत जो होगा आपका वो क्वेश्चन के अनुसार ये हो गया अल्ट प्लस इंटर कुंजी, तो इसके लिए ये आपका सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि सही नहीं है, उस हिसाब से ये आपका सही हो गया। अच्छा, अल्ट प्लस इंटर का उपयोग क्यों करते हैं? अल्ट प्लस इंटर का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, मैनुअल पेज ब्रेक या पैराग्राफ ब्रेक को हम लोग डालने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ किसी फाइल या फोल्डर का प्रॉपर्टी चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? प्रॉपर्टी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास विद्युत परिपथ में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? विद्युत परिपथ में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? पेरिफेरल सर्किट ब्रिज, ये गलत है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पीसीबी क्या है? देखने से बहुत बड़ा चीज लग रहा है, लेकिन देखिए ये जो आपका सर्किट है, ये आपका जो कहलाता है पीसीबी कहलाता है। ये होता क्या है? तो पीसीबी एक प्लेट जैसा होता है, दिख रहा है आपको? एक प्लेट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे जैसे क्या क्या कंपोनेंट हम इसमें जो भी कंपोनेंट डालते हैं, जैसे मतलब हम रजिस्टर डाल दिए, कैपेसिटर डाल दिए, ट्रांजिस्टर डाल दिए, इन सबको एक ही सर्किट पे सपोर्ट प्रदान मिलता है, ठीक है, और इन सब सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकली इन सबको जोड़ता है, ठीक है, यानी कि करंट फ्लो करवाता है। यही पीसीबी का काम होता है। एमएस पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन कंट्रोल एच का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्दों को रिप्लेस करने की सुविधा देता है, शब्दों के कुछ पार्ट को नहीं? साउंड लाइक, यूज वाइल्ड कार्ड, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, मैच केस। केवल पूरे शब्द यानी कि फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सन, उसको बदलना चाहते हैं मून से, तो आपको जहां जहां सन मिलेगा उसको चेंज कर देगा मून से। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा वर्ड मिलेगा जिसमें लिखा है सनशाइन, तो इसमें से सन को वो मून में चेंज नहीं करेगा, इसको छोड़ देगा। यानी एग्जैक्ट वर्ड जब मिलेगा तभी वो चेंज करेगा, उसके कुछ पार्ट को चेंज नहीं करेगा। यही काम करता है कौन सा? फाइंड होल वर्ड्स ओनली। नेक्स्ट है, जब आप किसी मौजूदा एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर टेम्पलेट लागू करते तो निम्न में से क्या होता है? तो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट आपका पावर पॉइंट का डिजाइन होता है, कुछ होता नहीं है। क्या करता है यह? तो यह मौजूदा स्लाइड कंटेंट को बनाए रखते हुए न्यू डिजाइन लागू करता है। हमारा जो स्लाइड है उसके जो कंटेंट है, जो लिखा हुआ है, उसको बनाए रखता है, उसमें डिजाइन जो होता है वो नया लागू कर देता है, यही काम करता है, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, आप डिजाइन टैब में जाइएगा तो ये सब जो आपको दिख रहे हैं क्या आपके टेम्पलेट्स हैं, इनमें से आप किसी को यूज कर सकते हैं। तो जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया टेम्पलेट लागू करते हैं तो स्लाइड का जो डिजाइन है, सब डिजाइन है, डिजाइन में क्या क्या आ जा रहा है आपका? कलर आ जा रहा है, फॉन्ट आ जा रहा है, लेआउट आ जा रहा है, ठीक है, ये सब जो होता है वो बदल जाता है। बाकी इसका कंटेंट जो है, जो इसे लिखा हुआ है, जो भी इमेज हम डाले वो कभी चेंज नहीं होता है। ये मिलता कहाँ है आपको? तो डिजाइन टैब के अंदर मिलता है। आप ब्राउज टैब यानी कि नया कोई अगर टेम्पलेट सेव किए हैं तो यहां से आप ब्राउज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूटर शब्दावली में आस्की, लैन और सीडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बोलता है आस्की का उपयोग लैन नेटवर्क में डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है, यह आपका सरासर गलत है। सीडी रीराइटेबल मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम, अभी हमने बताया था मैग्नेटिक नहीं है,
रीराइटेबल तो हो सकता है सीडी, लेकिन ऐसे ये जो सीडी वो रीराइटेबल नहीं होता है। मैग्नेटिक ना हो करके ये जो होता है आपका वो ऑप्टिकल होता है। सीडी कैसा होता है? ऑप्टिकल होता है। आस्की बाइनरी में न्यूमेरिक कोड का उपयोग करके कैरेक्टरों को निरूपित करता है, हमने पीछे भी से देखा है। लैन इंटरनेट जैसे व्यापक भौगोलिक नेटवर्क को संदर्भित करता है, नहीं। लैन जो होता है वो छोटे क्षेत्र को, पर्सनल नेटवर्क को ये संदर्भित करता है या उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है अपने पास, विंडोज में कौन सा फीचर आपको गलती से डिलीट हुई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की सुविधा देता है? यानी कि हम किसी फाइल को गलती से डिलीट कर दिए तो हम कहां से उसको वापस ला सकते हैं? डिस्क क्लीनअप से, रिसाइकिल बिन से, टास्क मैनेजर से या कंट्रोल पैनल से? तो हम इसको ला सकते हैं रिसाइकिल बिन से। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, एमएस एक्सेल में कौन सा फीचर यह सुनिश्चित करता है कि स्प्रेडशीट का केवल निर्दिष्ट भाग ही प्रिंट हो? पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन सेटिंग, पेज ब्रेक प्रीव्यू या प्रिंट एरिया? तो हमको क्या करना है, कुछ एरिया को ही प्रिंट करना है, तो नाम से क्लियर है, प्रिंट एरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है? तो ये जो होता है यह बताता है कि पेज कहां से ब्रेक होगा और उसके बाद नया पेज कहां से स्टार्ट होगा। मार्जिन सेटिंग मैंने पीछे देखा है, हम पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन में हम पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि वो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। अच्छा, प्रिंट एरिया होता क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे खोलिएगा एमएस एक्सेल, तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रिंट एरिया। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि हमको कितना एरिया प्रिंट करना है। जैसे मान लीजिए ये प्रिंट किया हुआ है, ये हमको इतना ही एरिया जो है वो प्रिंट करना है, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी एरिया को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो